हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आजसू ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर एग्जामों में प्रश्न देखे जाते हैं। चलिए आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं, देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है और हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में समझते हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होता है जो उसके जन्म के बाद से प्राप्त होता है और तथा उसका व्यक्तित्व विकास करता है। यानी उसका सारा जगह क्या होता है, मौलिक अधिकार व्यक्तित्व विकास करने के लिए वहाँ पे सारे जगह पे उसको समानता का अधिकार दिया जाता है, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। इसके चलते सारे उसके क्या होते हैं अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं कि आपका सबसे पहले मौलिक अधिकार का मांग करने का देखते हैं यहाँ पे इसका स्वरूप भारतीय संविधान में कैसे इसको जोड़ा गया उसके बारे में। तो क्या होता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा मूल अधिकार को भारत में संविधान में सम्मिलित करने का आकांक्षा प्रकट किया गया। कब किया गया था? तो ये आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 में ये क्या करेगा कि इनकी आकांक्षा था कि भारतीय संविधान में क्या यानी कि मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को सम्मिलित किया जाए। ये किनका आकांक्षा था? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकांक्षा था कि इसमें जो मौलिक अधिकार है वो यहाँ पे भारतीय संविधान में जोड़ा जाए, ये इसके बारे में। चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि सन 1931 का दौर होता है जिसमें कांग्रेस का कराची अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो कौन रहते हैं आपका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, जिन्होंने क्या कहा कि जो घोषणा पत्र के द्वारा मौलिक अधिकार मांग की किन्होंने? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में यानी कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 में क्या होता है कि इसमें सरदार वल्लभ भाई इसके अध्यक्ष रहते हैं। के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मौलिक अधिकार को घोषणा पत्र के रूप में मांग किया। क्या चीज मांग किया? घोषणा पत्र के रूप में मांग किया। आपका कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्या थे? उस यानी कि कराची अधिवेशन के जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था कराची में, उसके क्या था? ये आपका अध्यक्ष थे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग हमारे भारतीय संविधान में आपका जो मौलिक अधिकार का जो जिक्र किया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अर्थात हमारे मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और 10वें संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी कि यूएसए के 10वें संविधान, इसको क्या बोलते हैं? 10वें संविधान को बोलते हैं वहां पे बिल्स ऑफ राइट्स से लिया गया आपका वहां पे भारतीय संविधान में। और इसी से हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमारा अमेरिका से लिया गया है, यानी कि बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा आपको किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार और यहाँ पे मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग आपका कहाँ पे हुआ। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या है इसके बारे में। तो मैग्ना कार्टा नागरिकों के अधिकार से संबंधित एक पहला लिखित दस्तावेज था, जो आपका कौन दिया था? तो ब्रिटेन दिया था 1215 ईस्वी में, और ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? आपका जॉन द्वारा दिया गया था।
तो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा आपका नागरिक से संबंधित है, नागरिक के अधिकारों से संबंधित है, ठीक है, अधिकारों से संबंधित है, जो सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो आपका 1215 ईस्वी में आपका ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने दिया था। सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो आपका कब दिया गया था? तो 1215 में दिया गया था। वो कहाँ दिया गया था? तो आपका ब्रिटेन में दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद हमारे भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो भारतीय संविधान में है, ये अभी इसके कौन सी भाग में जिक्र किया गया है और किस अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो भारतीय संविधान में आपका भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है। आपका किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में, अर्थात मौलिक अधिकार के भारतीय संविधान में वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपका भाग 3 और 12 से 35 तक इसके बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो मूल अधिकार है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार का जो प्रारूप था वो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी और अभी वर्तमान में कितनी है, उसके बारे में। तो जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है, तो उस समय आपका जो मौलिक अधिकार की जो संख्या थी, मौलिक अधिकार की जो संख्या थी वो आपका कितना था? तो वो आपका 7 था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में इसकी संख्या घटकर आपका 6 हो गई है। तो ये एक घटा कब? तो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और इसको अब कितना कर दिया गया? अब 6 मौलिक अधिकार कर दिया। और इसमें जो आपका जो 7वां मौलिक अधिकार था वो संपत्ति से अधिकार जो संबंधित था। लेकिन इसका क्या हुआ कि जब मोरारजी देसाई कि 44वें संविधान संशोधन के समय किसका था? तो मोरारजी देसाई का सरकार था। किसका? मोरारजी देसाई का सरकार था। इन्होंने क्या कर दिया कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर और आपका संपत्ति का अधिकार आपका जो अनुच्छेद आपका 19 के 1 के 6 में वर्णित था और आपका 31 में वर्णित था। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में वर्णित था। इसको क्या कर दिया? दोनों को हटाकर इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अब इसको दोनों को क्या कर दिया? तो एक 300 के क में वर्णन किया गया, जिसको अब क्या कर दिया गया? विधिक विधि या फिर एक संवैधानिक कानून बना दिया गया, ठीक है। क्या बना दिया गया? संवैधानिक कानून बना दिया गया। इसको अब कहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया? आपका 300 के क में शिफ्ट कर दिया गया और अब एक तरह से क्या बन गई है? कानून। अब देखते हैं कि 19 के 6 में क्या था उसके बारे में। तो प्रत्येक नागरिक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार था। इसमें क्या था? प्रत्येक नागरिक को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार था इसमें आपका, ठीक है। किसमें? 19 के 1 के 6 में इसके बारे में बताया गया था। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद संपत्ति का अधिकार क्या बताया गया था? तो संपत्ति से वंचित करने का अधिकार यहाँ पे था। क्या? संपत्ति से वंचित करने का इसमें जिक्र किया गया था। तो आपका 31 में और आपका 19 के 1 के 6 में क्या था? प्रत्येक नागरिक को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, जो कि अब ये दोनों को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब इसको क्या दिया गया? तो संपत्ति का कि आपका ये कानूनी अधिकार बना दिया गया।
तो अब देखते हैं ये आपका अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है उसके बारे में। चलिए, तो वर्तमान में भी कौन कौन मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकार कौन कर रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला आपका मौलिक अधिकार है वो क्या है? आपका समता का अधिकार है। समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार, जो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपका 14 से लेकर 18 में वर्णित किया गया है इसके बारे में। उसके बाद समता का अधिकार। दूसरा क्या है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका कहाँ से वर्णन है? तो आपका 19 से लेकर आपका 22 तक बताया गया है। उसके बाद आपका तीसरा क्या है? तो आपका तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया है। क्या बताया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आपका अधिकार। ये आपका कौन सा आर्टिकल में है? तो आपका 23 से आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में इसका बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आपका चौथा मौलिक अधिकार क्या है? तो चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका कहाँ बताया गया है? 25 से लेकर 28 में बताया गया है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद आपका पांचवा मौलिक अधिकार क्या है? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार जो आपका कहाँ से है? तो आपका 29 से लेकर 30 में वर्णन किया गया है। उसके बाद आपका छठा मौलिक अधिकार क्या है? तो छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है, जो आपका आर्टिकल 32 है। और ये इसी आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय या आत्मा कहा है। ठीक है, आपका संवैधानिक उपचार को ही। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, इसको देख लीजिए। पहला में आपका क्या है? तो समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में वर्णन किया गया है। आपका तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आपका 23 से 24 में वर्णन किया गया है। और आपका है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका 25 से 28 में बताया गया है। और उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो आपका किस में बताया गया है? 29 से लेकर 30 में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में बताया गया है? तो आपका 32 में जिक्र किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या करता है उसके बारे में। चलिए, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का अगर हनन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह 2 न्यायालय जा सकता है। एक जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा कहां पे जा सकता है? आपका उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं होती है मौलिक अधिकार की, तो आपका 2 न्यायालय जा सकता है आपका अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की
शरण ले सकता है, ठीक है, शरण ले सकता है, ले सकता है। तो आपका अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और आपका अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है। तो ये अनुच्छेद आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखें। अनुच्छेद वो 32, जब मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उसमें न्यायालय की शरण में जा सकता है, ले सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत वो कहां पर जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। और आपका अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकता है, आपका उच्च न्यायालय जा सकता है, ठीक है। तो आज देखते हैं उसके बाद हम लोग कि आर्टिकल 12 क्या बोलता है, 13, और उसके बाद देखेंगे 33 और 34 क्या है उसके बारे में। जब हनन होता है तो ये 2 न्यायालय जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 12 क्या बोलता है उसके बारे में। अनुच्छेद 12 क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 में आपका मूल अधिकार की परिभाषा दिया गया है। क्या अनुच्छेद 12 में आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया गया है आपका अनुच्छेद 12 में, ठीक है। और अनुच्छेद आपका 13 में क्या जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 13 में आपका किससे संबंधित है, तो मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस सीमा तक शुरू होगा, यानी कि शून्य होगा जिस तक अल्पीकरण किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, तो मौलिक अधिकार का हनन होने से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार के हनन से संबंधित कानून बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 13 में बताया है कि मौलिक अधिकार से संबंधित, इसमें अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई हनन करता है मौलिक अधिकार से तो उसमें कानून बनाता है, और इसको यानी कि उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक अल्पीकरण किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 33 क्या बोलता है। अनुच्छेद 33, तो अनुच्छेद 33 के बारे में जिक्र किया गया है कि विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि विधानमंडल को, ठीक है। यानी कानून बनाने का अधिकार किसे है, विधि निर्माण करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि विधानमंडल को है, ठीक है। तो इसमें जो कानून बनाता है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित, तो वो कौन बनाता है, आपका संसद बनाता है, ना कि आपका विधानमंडल बनाता है। तो ये आप पॉइंट याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद आपका 34 क्या बोलता है उसके बारे में। चलिए, तो अनुच्छेद 34 क्या बोलता है कि सैन्य शासन जब लगा होता है तो वहां का मौलिक अधिकार क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो जब सैन्य शासन लगा होता है तो उस समय वहां का मौलिक अधिकार
अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, आपका समाप्त हो जाता है। जिस समय वहाँ पे यानी जिस क्षेत्र में मौलिक यानी कि जिस समय सैन्य शासन लगेगा आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका वहाँ पे मौलिक अधिकार का है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, और कल हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं, तो यानी कि समता का अधिकार, क्या समता का अधिकार नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, और आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में देखेंगे। इसी तरह हम देखेंगे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, इसी तरह यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।